वेरी गुड इवनिंग। मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में पुनः स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की क्लास वोकेटिव केस पर आधारित है। वोकेटिव केस जिसको आप लोग संबोधन कारक के नाम से जानते हैं, उस कारक के बारे में स्टडी करेंगे जिसको अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है। एपोस्ट्रॉफी का जो चैप्टर है वो क्लोज हो चुका है। एपोस्ट्रॉफी से रिलेटेड आपके जो भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने पढ़ा दिए। अब उसकी प्रैक्टिस की बारी है, तो मैं उसका एक प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम के लिंक पर मैं डाल दूंगा, आज ही डाल दूंगा मैं, और उसको आप लेके काम करिए, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए, और जो नहीं समझ में आता है वो फिर मेरे से पूछिए। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चंस मेरा व्हाट्सअप नंबर सबके पास है, जैसे थंबनेल पे आप लोगों ने देखा होगा, उस पर लेके व्हाट्सअप करिए, गोला कर दीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया है, मैं उसका सोल्यूशन आपको बताऊँगा। चाहे आप कर लीजिए, उसका सोल्यूशन मैं खुद ही यहाँ पे वीडियो में बना के लगा दूंगा आपको। समझ में आ गया? तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वोकेटिव केस बोर्ड पे देख सकते हैं आप लोग वोकेटिव केस को। और वोकेटिव केस की क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोग इस सेशन को शेयर ज़रूर कर दें। मेरे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं मैं चाहता हूँ कि वो देखें और देख के उसका एक नोट्स बना लें, क्योंकि समय कम है और कम होने की वजह से सारा काम एक साथ नहीं किया जा सकता है। लिटरेचर और ग्रामर बहुत फील्ड इसका वाइड है, ब्रॉड है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें और लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि जब भी बात करेंगे हम किसकी, तो हम बात करने वाले हैं आज वोकेटिव केस की। इस वोकेटिव केस को दोस्तों हम किसके नाम से और जानेंगे? वोकेटिव केस कहिए, इसको आप वोकेटिव केस कह सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हो नॉमिनेटिव। आप इसको बोल सकते हो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस इसको क्यों कहते हैं? इसका दो नाम है। आप इसको वोकेटिव केस भी बोल सकते हैं, आप इसको नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं। इसको कंबाइन रूप से आप बोल सकते हो संबोधन कारक। आप इसको कंबाइन रूप से बोल सकते हो संबोधन कारक। और ये जो संबोधन कारक होता है वो क्या होता है? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि केस का मतलब कारक और वोकेटिव का मतलब होता है संबोधन, एड्रेस करना, किसी को बोलना, किसी को पुकारना, ये इसका मतलब होता है। और इसको नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस क्यों कहते हैं? नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव का मतलब क्या होता है? तो नॉमिनेटिव का मतलब दोस्तों सब्जेक्ट होता है। और अगर इसका मतलब सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट और इसका मतलब होता है का, के, की, और एड्रेस का मतलब होता है पुकारना। क्या होता है? पुकारना। यानी जब सब्जेक्ट को पुकारा जाए, जब किसी सब्जेक्ट को पुकारा जाए उसको कहते हैं नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। आपको एक छोटे शब्दों में मैं बता दूं कि आज का जो टॉपिक है सारे लोगों के लिए, हम सब के लिए वोकेटिव केस है। और वोकेटिव केस होता क्या है? तो वोकेटिव केस जिसको आप संबोधन कारक के नाम से जानते हैं, और इस संबोधन कारक को, इस वोकेटिव केस को नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के नाम से भी हम जानते हैं। तो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस क्या होता है? तो जब किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम को पुकारा जाए, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड। जब किसी सब्जेक्ट को, तो ऐसे मत कहिए, इसको ऐसे समझिए कि जब किसी नाउन और प्रोनाउन को पुकारा जाता है, जब किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम को पुकारा जाएगा तो उसे हम संबोधन कारक के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? संबोधन कारक बोलेंगे। अब संबोधन कारक बोलेंगे तो इसका डेफिनेशन भी एक बार ले लिया जाए। ठीक है, और संबोधन क्या है? तो जब किसी यहाँ पे नाउन को ले लीजिए और यहाँ पे ले लीजिए प्रोनाउन, जब किसी नाउन और प्रोनाउन को पुकारा जाए, जब किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम को पुकारा जाए तो उसे आप कारक कहोगे। क्या कहोगे? कारक। यानी व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड, उसको हम बोलेंगे संबोधन कारक। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझा दूं। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको समझाऊं। अगर क्वेश्चन आपको एक छोटा सा जो बार बार आपसे पूछा जाता है, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। अब ज़रा आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, इसके बाद आप क्या है, आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रखे हो, यहाँ पे आप क्या रखे हो? सब्जेक्ट रखे हो। सब्जेक्ट के रूप में काम किसने किया है? प्रोनाउन ने काम किया है।
आपसे कोई पूछ रहा है हाउ आर यू, आप कैसे हो, चाहे तुम कैसे हो। आप कैसे हो या तुम कैसे हो, इसका मतलब है आप कुछ कर नहीं रहे हो। ये नहीं बताया जा रहा कि आप ये कर रहे हो, आपसे कोई पूछ रहा है कि आप कैसे हो। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि बेटा आप कैसे हो, यार कैसे हो, इसका मतलब क्या है, आपसे कोई पूछ रहा है, आपको कोई पुकार रहा है, तो ये आपका कौन सब्जेक्ट होगा। लेकिन सब्जेक्ट के रूप में आपका केस कौन सा होगा, वीसी होगा। वीसी का मतलब वोकेटिव केस। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे लिख दिया जाए WHERE वेयर आर, यहाँ पे आ गया यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, और यहाँ पे लिख लिया जाए रोहन, रोहन तुम कहाँ जा रहे हो, रोहन तुम कहाँ जा रहे हो। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वेयर आर यू गोइंग रोहन, रोहन तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे रोहन जो है, वेयर आर यू गोइंग रोहन, यहाँ पे यू और रोहन दोनों क्या है, एक ही है। आपका ये प्रोनाउन आ गया और ये क्या आ गया, आपका नाउन आ गया, ये दोनों लोग एक ही हैं। रोहन तुम कहाँ जा रहे हो, तो जो रोहन है वही आपका तुम है, और जो तुम है वही कौन है, रोहन है। रोहन तुम कहाँ जा रहे हो, आपसे कोई पूछ रहा है। ये नहीं बताया जा रहा कि आप दिल्ली जा रहे हो कि मुंबई जा रहे हो कि अमेरिका जा रहे हो कि स्विट्ज़रलैंड जा रहे हो। आपसे कोई पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो। इसका मतलब यहाँ पे यू और यहाँ पे रोहन दोनों एक ही है, दोनों प्रोनाउन है, और दोनों कौन से केस में होंगे, दोनों वीसी होंगे। क्या होंगे, वीसी। बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन पैदा हो रहा होगा कि सर अगर आप वोकेटिव केस पढ़ा रहे हैं, अगर आप वोकेटिव केस पढ़ा रहे हैं तो वोकेटिव केस और जेनेटिव जैसे सारे केसेस में अंतर हुआ, क्या नॉमिनेटिव और वोकेटिव केस दोनों सेम ही है या फिर अलग अलग है। तो मैं आप सबको बता दूं कि वोकेटिव केस नॉमिनेटिव केस एक ही है, बस फ़र्क कितना है कि नॉमिनेटिव केस के रूप में जो नॉमिनेटिव केस होगा ना, जो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस होगा, इसके रूप में नाउन काम करेगा। कौन काम करेगा, नाउन काम करेगा। और जो वोकेटिव केस होगा उसमें प्रोनाउन काम करेगा। बस इतने का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है कि नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस का मतलब होता है जब किसी सब्जेक्ट को पुकारा जाए, यानी जब किसी नाउन को आप पुकारोगे तो उसको नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहना, और जब किसी प्रोनाउन को पुकारोगे तो क्या कहोगे, वोकेटिव केस। लेकिन इन सब को भी छोड़ दीजिए, आप सीधा बस इतना याद रखिए कि कोई भी नाउन हो और कोई भी नाउन हो या कोई भी प्रोनाउन हो, आपका वो कौन सा केस कहलाएगा, आपका वो वीसी कहलाएगा। ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर आप समझना चाहते हैं कि और दूसरे तरीके से अगर हम समझें वोकेटिव केस के कॉन्सेप्ट को, अगर हम दूसरे तरीके से समझें तो दूसरा तरीका उसका क्या कहता है, दूसरा तरीका उसका ये कहता है, आप देखिए ज़रा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, अगर यहाँ पे दोस्तों मैं क्वेश्चन लेता हूँ द लीडर सेड, द लीडर सेड, द लीडर सेड, और यहाँ पे लिख दिया जाए लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेडीज़ एंड यहाँ पे आ गया जेंटल, और उसके बाद क्या आ गया, मैन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। इसको ऐसा भी कर सकते हो, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अगर आप यही रखना चाहते हैं, अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप सीधे शब्दों में अगर मैं आपको बोलूँ, सीधे शब्दों में अगर मैं, एक सेकेंड रुक जाइए ज़रा, अगर सीधे शब्दों में अगर मैं बोलूँ कि द लीडर सेड और यहाँ पे लिख लिया जाए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड यहाँ पे क्या लिख लिया जाए, सिस्टर्स। आपको अगर ये भी बोला जाए तो ये क्या है, ये आपका वोकेटिव केस है। द लीडर सेड यानी कि नेता ने कहा, भाइयों एवं बहनों, देवियों एवं सज्जनों। तो इसका मतलब क्या है कि नेता जो है ये कुछ कर नहीं रहा, बल्कि नेता इनको पुकार रहा है। तो ऐसे वाक्यों को अगर यहाँ पे आ गया द लीडर सेड ओ गॉड, यहाँ पे क्या आ गया, ओ गॉड, यहाँ पर आ गया सेव मी, ओ गॉड सेव मी। तो ये जितने सारे आपके सेंटेंस लिखे गए हैं, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए ओ लॉर्ड, क्या लिख दिया जाए, ओ लॉर्ड, ठीक है, फॉरगिव मी, ओ लॉर्ड फॉरगिव मी, ठीक है। तो ऐसे जितने सारे क्वेश्चंस हैं, इन सारे के सारे नाउन्स को, इन सारे के सारे सेंटेंसेस को आप किस में रखने वाले हो, आप वीसी में रखने वाले हो, ठीक है। इसका मतलब है कि वोकेटिव केस में रखने वाले हो, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वोकेटिव केस का जो डेफिनेशन है यहाँ पे लिख सकते हो, व्हेन ए नाउन, यहाँ पे आ गया आर, उसके बाद आ गया प्रोनाउन, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड, ठीक है।
जब किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम को, जब किसी नाउन और प्रोनाउन को आप क्या करोगे, आप पुकारोगे, तो उसे ही आप क्या कहोगे, उसे ही आप वीसी के नाम से जानोगे। तो कहीं पे अगर कोई आता है तो हम उसको वोकेटिव केस की कैटेगरी में रखते हैं। कब? जब उसको हम पुकार रहे हों, जब उसको हम बुला रहे हों, जब उसको कुछ कह रहे हों। समझ गए? तो वोकेटिव केस का कॉन्सेप्ट आप लोग देख रहे हैं। अब ज़रा इसके आगे के कॉन्सेप्ट पे बात करना है। तो इसके आगे के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग पहले इसको लिख डालो। लिख के तब मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, और 5 सेकंड के टाइम के बाद फिर मैं वापस आता हूँ इसके अगले कॉन्सेप्ट को लेके। आप जल्दी करिए, उसके बाद मैं मिलता हूँ। चलिए, हो गया है। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ बारिश भी हो रही है मज़े से। बारिश भी मज़े से हो रही है, तो इसमें कहीं आदमी जा नहीं सकता है, ना कहीं आ सकता है। मज़े में आराम से पढ़ा जाए। अब ज़रा मैं आपको जो कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, उसको ज़रा आप समझने की कोशिश करिए, और वो समझना बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ते हैं पांचवा, और पांचवा क्या है तो ज़रा उसको मैं समझा दूँ आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा जाता है कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ, उसके बाद बोलते हैं वर्ब। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब क्या होता है। इसको बोलते हैं क्रिया का पूरक। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रिया का पूरक। क्रिया का पूरक। ये जो कॉम्प्लीमेंट है, इसको आप लोग दूसरे शब्दों में बोलेंगे पूरक। पूरक का मतलब क्या होता है? तो पूरक का दोस्तों मतलब होता है पूरा करने वाला। क्या होता है? तो इसको आप बोलना पूरा करने वाला। पूरा करने वाला, जिसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे जो पूरक है, जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे 2 लोग काम कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट के रूप में केवल 2 ही लोग काम कर सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो 2 लोग काम करेंगे वो कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहला होगा यहाँ पे नाउन काम करेगा, और नाउन के साथ साथ आपको यहाँ पे काम करेगा एडजेक्टिव। कौन काम करेगा? तो एडजेक्टिव काम करेगा। यानी आपका नाउन कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, आपका एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, इसके रूप में काम कौन करता है, कैसे करता है, कब करेगा और किस लिए करेगा, ये आपको बताना ज़रूरी है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले एक बार मैं आपको फिर से बता दूं। बहुत सारे लोगों के लिए नया है, बहुत सारे लोगों के लिए नया है, क्योंकि एक बुक्स में जनरली दिया नहीं है। जो बुक्स आप लोगों के पास है उस बुक्स में ये सब दिया नहीं है, और नहीं दिया है तो आपको सीखना पड़ेगा। और कैसे सीखोगे तो ज़रा मैं आपको समझा दूँ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, आप 5वां केस स्टडी कर रहे हैं, और इस केस को स्टडी कर रहे हैं, तो मैं बता दूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब क्या करता है? पूरा करने वाला होता है। कॉम्प्लीमेंट जिसको बोलते हैं पूरक, और किसका पूरक है? तो क्रिया का पूरक। इसका मतलब क्या है? ये किसको पूर्णता प्रदान करेगा? ये पूर्णता प्रदान करेगा किसको? तो ये वर्ब को पूर्णता प्रदान करेगा। और कॉम्प्लीमेंट के रूप में 2 ही लोग काम कर सकते हैं, या तो आपके लिए वो नाउन हो या फिर क्या हो? एडजेक्टिव हो। ये 2 लोग ही किसका काम कर सकते हैं? ये 2 लोग ही कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकते हैं। समझ गए? अब चलिए ज़रा, अब मैं बात करता हूँ कि कैसे काम करना है, कैसे काम करना है, कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले 2 चीज़ों को याद रखिएगा, 2 चीज़ों को आप याद रखिएगा। मैं आपको स्पष्ट तरीके से बताता हूँ, और एकदम आसान तरीके से। इतना आसान तरीका आप लोगों ने कभी समझा नहीं होगा। सबसे पहले ये बताऊँ आपको कि यहाँ पे दोस्तों अगर लिख दिया जाए एवी, एवी का मतलब क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब। एवी का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब। अगर ऑक्सिलरी वर्ब है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अगर यहाँ पे नाउन आ गया तो करेक्ट है, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अगर यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया तो करेक्ट है। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद, जिस हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कोई नाउन आ गया, या जिस हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आ गया, तो ये जो नाउन होगा और ये जो एडजेक्टिव होगा वो क्या कहलाएगा? वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट।
कोई भी हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करेंगे, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वॉज हो गया, वेयर हो गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो नाउन और एडजेक्टिव आएगा उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और जिस हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन और एडजेक्टिव आता है उस हेल्पिंग वर्ब को किसके नाम से जानते हैं? तो उस हेल्पिंग वर्ब को हम जानते हैं NOTIONAL, नोशनल वर्ब। उसको किसके नाम से जानते हैं? उसको हम नोशनल वर्ब के नाम से जानते हैं। कौन सा वर्ब? नोशनल वर्ब। और नोशनल वर्ब जिसको आप एक और नाम से जानते हैं, जिसको आप बोलते हैं कॉपुला। क्या बोलते हैं? कॉपुला। नोशनल वर्ब को हम कॉपुला के नाम से भी जानते हैं। मैं क्या समझा रहा हूँ? इतना आसान तरीके से आपको कहीं समझने को नहीं मिलेगा, और अगर इतने आसान तरीके से नहीं समझ में आएगा तो समझ लीजिए कि अब आएगा भी नहीं। इतने आसान तरीके से अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि समस्या कहीं और है। समस्या कहीं और है, आप ढूंढ कहीं और कुछ और रहे हैं। मैंने बोला कि कॉम्प्लीमेंट की अगर जब भी बात करेंगे आप जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात करोगे, याद रखना कॉम्प्लीमेंट जिसको बोलते हैं क्रिया का पूरक, और पूरक का मतलब होता है पूरा करने वाला। और पूरा करने वाला इसका मतलब है कि पूरक के रूप में केवल दो ही लोग काम कर सकते हैं, या तो कॉम्प्लीमेंट नाउन हो सकता है या तो फिर कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव होता है। तो नाउन और एडजेक्टिव ही कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, होते हैं। तो आपको तीसरे के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ये नहीं आना चाहिए कि सर एडवर्ब हो सकता है कि नहीं। एडवर्ब होता तो मेरे को यहाँ पे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यानी कॉम्प्लीमेंट दो ही हो सकता है, या तो फिर नाउन हो या फिर क्या हो? एडजेक्टिव हो। अब ज़रा दूसरी चीज़, अगर कॉम्प्लीमेंट अ वर्ब है तो इसको समझेंगे कैसे? तो मैंने एक स्पष्ट क्लियरली थोड़ा सा पढ़ा दिया यहाँ पे। अगर हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, अगर इज़ आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए, वॉज, वेयर, कुछ भी हो, शैल बी, विल बी, अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई नाउन आ गया तब, और अगर इस हेल्पिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ गया तब, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, सहायक क्रिया के बाद आने वाले नाउन और एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। और कॉम्प्लीमेंट के रूप में दो ही काम करेगा ना, नाउन और एडजेक्टिव। तो यहाँ पे नाउन और एडजेक्टिव हो गए। तो जिस हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नाउन और एडजेक्टिव आ गए, वर्ब नहीं आए, आना चाहिए वर्ब, लेकिन वर्ब नहीं आ रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाले नाउन और एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। और अगर ये कॉम्प्लीमेंट हो गए, अगर ये कॉम्प्लीमेंट दोस्तों हो गए, तो आपको मैं बता दूं, अगर ये कॉम्प्लीमेंट हो गए तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाले नाउन और एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। और जिस हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन और एडजेक्टिव आएगा वो हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि नोशनल वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नोशनल वर्ब कहलाएगा। ठीक है, नोशनल वर्ब कहलाएगा, मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ। अब ज़रा मैं बता दूँ कि क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, ज़रा समझा दूँ एक बार। वोकेटिव केस का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं। चलिए, अब ज़रा मैं आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब कैसे होता है, वो कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, इसका एक कॉन्सेप्ट और भी है। कॉम्प्लीमेंट के टाइप्स भी होते हैं, लेकिन वो वर्ब के चैप्टर में पढ़ेंगे हम। अब ज़रा मैं आपको आसान तरीके से, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ पे पहला क्वेश्चन ले लिया, अगर सपोज करिए यहाँ पे लिख लिया ही इज़ ए, उसके बाद आ गया स्टूडेंट, ही इज़ ए स्टूडेंट। अगर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया दे आर, यहाँ पे आ गया दे आर और उसके बाद आ गया प्लेयर्स, दे आर प्लेयर्स। अब ज़रा यहाँ पे ये करेक्ट है, अब ज़रा यहाँ पे ये करेक्ट है। अब ज़रा मैं तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, और तीसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आई एम, और यहाँ पे दोस्तों लिख दिया HONEST, ऑनेस्ट, ये भी करेक्ट है। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ और यहाँ पे लिख दिया जाए सी, उसके बाद आ गया इज़ और उसके बाद आ गया BRAVE, ब्रेव। समझ गए? तो ये अब मैंने एग्जाम्पल्स कुछ दे दिए हैं, और अगर एग्जाम्पल दे दिए हैं तो ज़रा अब मैं आपको कायदे से समझाऊँ कि सबसे पहले आप ये देखो कि ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, और ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है ना। अगर ये सारे के सारे अगर हेल्पिंग वर्ब्स हो गए, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब हो गए, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे आने वाला जो शब्द है वो कौन सा है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाला जो शब्द है वो कौन सा है? और यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पे कौन सा शब्द आया है और यहाँ पे शब्द कौन सा आया है?
आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे पहले आपको इसका निशान मैं मिटाता हूँ, आपको मैं बताऊँ कि अगर यहाँ पे स्टूडेंट और प्लेयर्स कोई भी है, वो क्या है आपका नाउन है, ठीक है। और यहाँ पे ऑनेस्ट और ब्रेव ये दोनों के दोनों क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ना। अब ज़रा आप ध्यान से देखिए, अगर दोस्तों ये एडजेक्टिव हो गए, अगर ये एडजेक्टिव हो गए, तो अभी मैंने बोला कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाले जो भी नाउन और जो भी एडजेक्टिव होते हैं क्या कहलाते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ये भी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये जो नाउन होगा ये भी आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, ये जो एडजेक्टिव होगा वो भी क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के रूप में तो दो ही लोग काम करेंगे ना, कौन कौन से, तो एक नाउन और दूसरा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब जिस हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन और एडजेक्टिव आता है, उस हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं NOTIO, नोशनल वर्ब। और इसी नोशनल वर्ब को आप दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कॉपुला। क्या बोल सकते हो, आप उसको कॉपुला के नाम से जान सकते हो। और यही जो कॉपुला है, यही जो नोशनल वर्ब है, अगर इस सेंटेंस में आपसे कोई पूछता है कि इसमें मेन वर्ब क्या है, इस सेंटेंस में अगर कोई पूछे कि मेन वर्ब क्या है, तो जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, जिस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती है, तो नोशनल वर्ब ही किसका काम करती है, नोशनल वर्ब ही मेन वर्ब का काम करती है। नोशनल वर्ब ही किसका काम करती है, मेन वर्ब का काम करती है। और मेन वर्ब को ही आप बोल सकते हो फिनिट वर्ब। क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब का मतलब होता है कि ऐसी सहायक क्रिया, चाहे ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपने रूप को बदल देती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फिनिट वर्ब। तो अब ज़रा बताइए, हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाले नाउन्स और आने वाले एडजेक्टिव्स क्या कहलाते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। जिस हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन और एडजेक्टिव आता है उसको आप बोलते हो नोशनल वर्ब। क्या बोलते हो, नोशनल वर्ब। उसको बोल सकते हो कॉपुला, आप उसको बोल सकते हो मेन वर्ब, ठीक है। और उसको आप बोल सकते हो क्या, उसको आप बोल सकते हो फिनिट वर्ब। समझ में आ गया। दूसरी चीज़, अगर मैं आपको एक और तरीके से समझाने की अगर कोशिश करूं, एक तरीके से अगर मैं और समझाऊं, हालांकि मैं जब वर्ब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें इसका पूरा ब्रीफ स्केच दूंगा, शॉर्ट समरी नहीं बल्कि ब्रीफ स्केच दूंगा, क्योंकि वहाँ पर समझाने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और अभी भी बिना वर्ब पढ़े आपको ये समझाना थोड़ा सा टफ लगेगा। अगर यहाँ पे आप बोलते हैं कि ही इज़ ए स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट और ही दोनों क्या है, एक ही है ना। ही इज़ ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है, तो वह और विद्यार्थी दोनों एक ही है। दे आर प्लेयर्स, वे लोग खिलाड़ी हैं, यानी कि प्लेयर्स और दे दोनों क्या है, एक ही है। आई एम ऑनेस्ट, ईमानदार मैं खुद हूँ। यहाँ पे आ गया सी इज़ ब्रेव, वह बहादुर है, तो जो वह है वही बहादुर है। इसका मतलब है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है सीधा किसके लिए यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट के लिए। इसका मतलब है कि ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन इसके बारे में अभी बात नहीं करना है, बात आपको इतना करना है कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब के राइट में RHS में आने वाले जितने भी नाउन्स और एडजेक्टिव्स होते हैं वो सारे के सारे आपके कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट के रूप में दो लोग काम करेंगे, एक नाउन होगा दूसरा एडजेक्टिव होगा। समझ रहे हैं। तो आप ऐसे सीख सकते हैं। दोस्तों मौसम ख़राब हो रहा है, ठीक है, तो आज की क्लास में इतने पे ही स्टॉप करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि जितने लोग देख रहे हैं आप उसको लिख डालिए, उसको समझिए और आप इत्मीनान से समझने की कोशिश करिए। मिलेंगे कल नए कॉन्सेप्ट के साथ, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के कॉन्सेप्ट के साथ। वो बेहद इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्पॉटिंग एरर वाले सेक्शन में 1 नंबर उससे फिक्स रहता है, आना ही आना है। आप ये भी जान सकते हो कि कहाँ पे एरर है, कौन सा ऑप्शन होगा, मैं ये भी आपको बता दूंगा। तो कल के कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूँगा। इतना कॉन्सेप्ट आप तैयार कर लें, कल मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के साथ। तब तक आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट।